दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2। पूरी दुनिया को हम कवर कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट हो, इंटरनेशनल हो, साउथ हो, वेस्ट हो, कुछ भी हो, क्योंकि खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं आज। तो लगातार मैं आपको ये दूसरी अपडेट दे रहा हूं इस रिपोर्ट की। सबसे बड़ी खबर आपने टाइटल पर पढ़ ली है, थंबनेल पर पढ़ ली है। जी हां, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। तुर्की में ईरानी बिजली। जी हां, ईरान और तुर्की लगातार एक साथ अपने दुश्मनों के खिलाफ काम कर रहे हैं। सुबह की रिपोर्ट में आप देख चुके हैं, लेकिन अब आपको बता दूं कि तुर्की और ईरान एक साथ व्यापार भी कर रहे हैं और पहली बार ईरान ने तुर्की को बिजली पहुंचा दी है। पावर ग्रिड तुर्की और ईरान ने अपना जोड़ लिया है और ईरान ने, देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ईरान ने जो है अपना ग्रिड जोड़ लिया है। यूरोपीय देशों को बिजली बेचना चाह रहा है और कई सारे यूरोपीय देश खरीदना भी चाह रहे हैं। ऐसे में ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने साफ साफ ये कहा है कि तुर्की और ईरान पहली बार बिजली का व्यापार शुरू कर रहे हैं। कंपनी जो ईरान की है, तवानीर नाम की कंपनी है, उनके प्रवक्ता ने बुध के दिन ईरान और तुर्की के बारे में ये जानकारी दी कि पावर ग्रिड को जोड़ने के बाद सिंक्रोनाइज कामयाबी से कर लिया गया है। 600 मेगावाट की बिजली का व्यापार शुरू कर दिया गया है। मुस्तफ़ा रजाबी ने आगे ये बात भी बताई है कि तुर्की और ईरान आगे चलकर और भी कई अहम डील कर सकते हैं। इस डील के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि ईरान की बिजली अब तुर्की में होगी। इसके बाद ही अब ईरान और तुर्की और भी करीब आ सकते हैं। दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बता दूं तो तालिबान से जुड़ी है। याद होगा कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से फरार हुआ दुम दबाकर, तो अपने हथियारों को जैसे का तैसा छोड़कर भागा। अमेरिका के हालात इतने बुरे हो गए थे आखिरी वक्त में अफगानिस्तान में कि दे दनादन दुम दबाकर भाग रहा था। अपने हेलीकॉप्टरों और अपने फाइटर जेट समेत जो अमेरिका के एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले जहाज थे, याद होगा कि अमेरिका के उस वक्त वापस भागने वाले जवानों ने उन जहाज़ों को खराब कर दिया था, याद आया उस टाइम। और इस बात की गारंटी दी थी कि हाँ, तालिबान तो ये बना नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हम इसको लेके जा नहीं सकते, तो इनको खराब करके चले जाओ। तालिबान ने अमेरिका को रगड़ दिया है। स्क्रीन पर देखिए, तालिबान ने 70, अजी एक दो नहीं, 70 एयरक्राफ्ट को, अमेरिकी एयरक्राफ्ट को ठीक कर लिया है और उसको तालिबान का रूप दे दिया है। और ये रिपेयर ऐसे कर लिए हैं जैसे कि बिल्कुल नए हैं। अमेरिका और कहां तालिबान पिछड़ा हुआ, जाहिल, मुल्ले, ये वो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उसी, आप आतंकी भी कह लीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि तालिबान जो आतंकी संगठन आपकी नज़र में है, अमेरिका की नज़र में है, उसके पास इतनी ताकत है कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट को ठीक कर लिया है। और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अटैक हेलीकॉप्टर हो और अपाचे अटैक एडवांस हेलीकॉप्टर हो, फाइटर जेट हो, एयरक्राफ्ट हो, वो सब सही करके उड़ा भी रहा है। जी हां, तालिबान ने उन सभी एयरक्राफ्ट को ठीक कर लिया है। अब 20 साल तक अमेरिका ने वहां मौज मारी थी और उसके बाद जो अपने सामान छोड़कर वहां से फरार हुआ है, हथियार तो पहले से ही तालिबान इस्तेमाल कर रहा है, अब एयरक्राफ्ट भी अमेरिका के हैं, जो कि अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। खतरा अब पाकिस्तान के लिए भी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की तालिबान से आए दिन भिड़ंत हो रही है। ऐसे में तालिबान के पास खतरनाक अमेरिकी हथियार और एयरक्राफ्ट, जाहिर सी बात है खतरा है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आपकी स्क्रीन पर आसिम मुनीर होंगे। जी हां, कहा यह जा रहा है कि ये आईएसआई के मुखिया भी रह चुके हैं
और पुलवामा में जो भारत में अटैक हुआ था पुलवामा का, उसमें इनका अहम और काफ़ी बड़ा रोल था। भारत के लिए ये खतरा बन सकते हैं, ये भी भारतीय मीडिया में खबरें चल रही हैं। वहीं आपको याद है कि हमारी भारत की अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट चीन की वजह से रुक गया था, याद आ गया होगा आपको। जी हां, अब्दुल कलाम आजाद बेस से भारत में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, ओडिशा के इलाके से। जी हां, जबरदस्त तरीके से भारत को कामयाबी मिल गई है। चाइना की आईफोन सिटी, जी हां, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन का प्लांट है, फैक्ट्री है। क्लैश मैंने कल दिखाए थे, झड़पें जो हुई थी। इन झड़प के बाद भी उस आईफोन सिटी जो कहा जाता है, आईफोन की सिटी में 6 मिलियन लोग क्वारंटीन हैं। चाइना में खतरनाक तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। हालात चाइना के काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और अल्लाह ना करे कि ये चीज़ दोबारा पूरी दुनिया में फैले। वहीं दोस्तों, किम जोंग और उनकी बहन यानी नॉर्थ कोरिया का तानाशाही परिवार, उन्होंने अमेरिका और साउथ कोरिया को चिढ़ा दिया है। साउथ कोरिया की सरकार की घंघोर बेइज्जती कर डाली है और कहा यह है कि साउथ कोरिया के जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो जंगली कुत्ते हैं जो अमेरिका के फेंकी हुई हड्डी के लिए उछल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच अब टकराव की स्थिति क्या हो सकती है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर नेपाल और चीन को लेकर। नेपाल में चुनाव आया, नेपाल ने भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। नेपाल के अंदर जो ट्रेन का काम चल रहा था, रेलवे का काम चल रहा था, वो काम नेपाल ने चाइना के हाथ में सौंप दिया। उसका रिजल्ट अब ये सामने आया है, पूरी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। भाई साहब, 10 जगहों पर नेपाल के 36 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। 36 हेक्टेयर, 10 अलग अलग जगह पर। यह रिपोर्ट मैं अपने मन से नहीं दिखा रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया में अब यह खबर आई है। तो यानी जैसी गंदगी हमारे यहां राजनीति में चल रही है, वैसी ही हालत नेपाल की भी है और राजनीति के चक्कर में जमीन चली गई देश की। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में कई सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। कतर वैसे भी इस्लाम के दुश्मनों को काफी ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि कतर उसमें बियर नहीं बिकने दे रहा है, अय्याशी नहीं होने दे रहा है। और जब फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो तिलावत कुरान से करी। ऐसे में दोस्तों, नहले पर दहला ये हो गया कि जाकिर नायक वहां पहुंच गए। जी हां, जिन्हें भारतीय गवर्नमेंट ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है। अब जाकिर नायक का फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचना और कई नॉन मुस्लिमों का इस्लाम कबूल करना, ये कई देशों को और खासकर भारतीय लोगों को जो एक खास समाज के हैं और खास पार्टी के हैं, उनको पसंद नहीं आया। जिसके बाद इंडियन मीडिया में और दूसरे देशों में जाकिर नायक को हाईलाइट कर दिया गया। जिसके बाद कतर को टेंशन हो गई कि भारत के साथ रिश्ते कहीं खराब ना हो जाए। ऐसे में कतर ने बड़ा बयान दिया। कतर ने बयान दिया कि हमने आधिकारिक तौर पर जाकिर नायक को इनवाइट नहीं किया था। जी हां, हमने जाकिर नायक को ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया था। तीसरे देश ऐसा चाहते हैं कि भारत और कतर के रिश्ते खराब हो जाएं, वो इस खबर को हाईलाइट करके और तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं। आखिरकार कतर को भारत को सफाई देनी पड़ गई। वहीं आखिर में बड़ी खबर दे रहा हूं दोस्तों, ईरान से जुड़ी हुई है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बागरी इस वक्त भारत में हैं और उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं, जिनमें से कुछ छांट कर बड़ी बातें आपको बता रहा हूं। अली बागरी ने भारत को कई चीजें ऑफर करी हैं। पहली बात, उन्होंने माशा अमीनी पर कहा कि माशा अमीनी का कत्ल नहीं हुआ, उनका देहांत हुआ है, मौत हुई है। और ये रिपोर्ट आ चुकी है और वेस्टर्न मीडिया ईरान को बदनाम कर रहा है। अब यहाँ रोक के आपको बता दूं कि यूएन में भारत ने ईरान का साथ दिया है पूरी तरह से कि ईरान कोई भी मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। याद दिला रहा हूं आपको,
इसके बाद आज अली बागरी ने कहा है, ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने, कि भारत हमारे लिए फूड सिक्योरिटी है, यानी ईरान को जो खाना देने वाला देश है सबसे ज्यादा वो भारत है। भारत गेहूं, अनाज, ये सब चीजें एक्सपोर्ट करता है ईरान को, और ईरान गैस और तेल अच्छी मात्रा में भारत को देता है। अब अली बागरी ने भारत से कहा है और ऑफर किया है कि हम आपको बिजली भी दे सकते हैं, कई अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह का काम आपके साथ कर सकते हैं। भारत और ईरान का रिश्ता काफी मजबूत और काफी पुराना है। आने वाले समय में भारत के साथ ईरान बढ़ चढ़कर काम करने के लिए तैयार है। जैसा कि आपने शुरू में देखा कि तुर्की को बिजली देना शुरू कर चुका है ईरान, भारत को भी कई तरह की चीजें प्रोवाइड करवाने के ऑफर अब भारत को खुद ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत आकर दे रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया की कोई बड़ी खबर आपसे न छूटे। जय हिंद।